रेलेवेंट पॉइंट्स थे वो फिर निकाल के लिखे, अदरवाइज बाकी आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं कभी भी नहीं ये कहता कि मेरी किताब खुदा माफ करे को सही है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आपने मेरी किताब के साथ एडिशन करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी किताब में कोई कमी कोताही है। मसला ये नहीं होता सर, है कि टीचर जो है, जो एग्जामिनर है, वो एक ही तरह का स्टफ चेक कर करके बोर हो वो जाता जो है वो उसको पसंद नहीं करता एग्जामिनर। ठीक है, तो है। अच्छा स्कोर लेने के लिए ज़रूरी होता है कि आप वैरायटी लेके आए, लेकिन रेलेवेंट चीज़ की वैरायटी। ठीक है, श्योर सर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, गुड वर्क। ठीक थैंक है। यू सर। हाँ, अच्छा मायरा, मायरा अपना कैम ऑन करें। आपके राइटअप पे, मायरा के राइटअप पे लिखा है ना मैंने, मेरे ख्याल में कि इररेलेवेंट स्टफ लिखा हुआ है। मायरा, सर मुझे शर्म आ रही है, आप में से ऐसे ही बात कर लें। ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें शर्म वाला बात नहीं। इन्वायरमेंट, हाँ जी आवाज़ आ रही है। कुछ पूछ रहे हैं आपने? बोले बोले। जी जी सर, ये आपने बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि इंक्लिनेशन एंड पोलैरिटी वर्क टुगेदर विद रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टू प्रोड्यूस द चेंजेस ऑफ सीजन। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, इंक्लिनेशन एंड पोलैरिटी। असल में पोलैरिटी से तो मुराद है कि देखें, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, और इंक्लिनेशन से मुराद है कि वो चीज़ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है बल्कि टिल्टेड है। ठीक है, अब अगर फर्ज किया अर्थ राउंड इस तरह ना और उसके पोल्स ना होते, वो फ्लैट होती, प्लेट की तरह होती, या समथिंग लाइक कोई और शेप होती, ठीक है, तो ये वाली जो रिजल्ट थे या आउटकम नहीं अचीव होना था। ठीक है, तो उसकी इंक्लिनेशन, ठीक है, अब फर्स्ट की अगर इस तरह से इंक्लिनेटेड है, अब आपको कैमरे में उल्टा नजर आ रहा होगा बरत, तो सन की रेज अगर इधर पड़ रही हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे समर है, उधर आपका क्या आ गया, विंटर आ गया। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन और पोलैरिटी दोनों की वजह से, ठीक है, और फिर रेवोल्यूशन हो रही है तो उसकी वजह से आपके सीजन वगैरह और फिर डे एंड नाइट की लेंथ की वेरिएशन भी होती है। ठीक हो गया? एवरीवन इज ओके? ठीक है सर। यस सर। नाउ आई मे स्टार्ट। यस सर। यस सर, चलें जी। टाइम भी ओवर हो गया। अच्छा, आज हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। मेरे पास कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किए हैं मैंने या पहले किसी क्लास को। वी गोना लॉन्च अ वेबसाइट, हम अपना एक LMS सिस्टम बना रहे हैं। उसके लिए जो रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं तो उसके लिए हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो आपके साथ भी हमने वो शेयर करने हैं। ठीक है, आज आपको मैं पहले कुछ समझाऊंगा, उसके बाद मैं एक लेक्चर रिकॉर्डेड आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर हम आपका फीडबैक भी लेंगे कि उसमें आपको कैसा लगता है, उसको आप पढ़ सुन के। तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का भी मैं आपके साथ सेशन करूंगा। अभी बहरहाल हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इन्वायरमेंट के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहली बात याद रखें कि पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय इन्वायरमेंट। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट से मुराद होती है कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अस, जो भी चीज़ हमें सराउंड कर रही है। अच्छा, जब हम अपने सराउंडिंग में बात करते हैं तो नॉर्मली इन्वायरमेंट की सराउंडिंग को हम बायोटिक और ए बायोटिक में डिवाइड कर देते हैं। इसको फिजिकल और लिविंग इन्वायरमेंट भी कह देते हैं। लाइक इसको हम कह देते हैं ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं लिविंग इन्वायरमेंट। मतलब हमारे इर्द गिर्द दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ तो जानदार, उर्दू में होता है जानदार, मतलब जिंदा, मतलब हमारे इर्द गिर्द जानवर हैं, पौधे हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, और हमारे इर्द गिर्द एयर है, सॉइल है, लाइट है, ठीक है, ये हमारा एबायोटिक इन्वायरमेंट हो जाता है। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी जनाब? ठीक है। अच्छा, अब जो इन्वायरमेंट है उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उसको हम मेजर 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट आप पढ़ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट इसमें आ जाता है आपका एटमॉस्फेयर। अर्थ के इर्द गिर्द जितनी भी एयर है दैट इज कॉल्ड
एटमॉस्फेयर। तीसरा कंपोनेंट इसमें आ जाता है जनाब आपका हाइड्रोस्फीयर, जहाँ जहाँ पे भी पानी है दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और चौथा कंपोनेंट आ जाता है बायोस्फीयर, जितनी भी लाइफ जहाँ जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो ज़मीन पे है, चाहे वो समंदर पे है, चाहे हवा में है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है, और उसके अलावा एसए में, करंट अफेयर में, पाक फेयर में। लाइक एसए में एक आध एसए अक्सर हर दूसरे साल, या नॉर्मली अभी तो मुझे पिछले 3-4 सालों का नहीं पता, जब हम एग्जाम देते थे तब तो ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट पे एक आध टॉपिक लाजमी आया होता था। तो एसए में साइंस के 1-2-3 टॉपिक्स हैं, जिस तरह एनर्जी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जो कि आपको एसए में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर हम पढ़ क्या कुछ रहे होंगे, मेजर तो एक तो ये कंपोनेंट सारे हम डील कर रहे होंगे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। फिर इसके अंदर हम पोल्यूशन पढ़ रहे होंगे। जी जी सर एक क्वेश्चन है, हाइड्रोस्फीयर सर आपने कहा कि जहाँ पे पानी हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो सर एक स्टेटमेंट है कि वेयर देयर इज अ वाटर देयर इज लाइफ। तो बायोस्फीयर आपने कहा कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो, तो और हाइड्रोस्फीयर वो सर दोनों सेम चीजें नहीं है? तो फिर ये नहीं असल में ये थोड़ा ये चीजें ना ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब इस चीजों को इस तरह से, एक तो पहली बात है जनरलाइज नहीं करते, वेयर देयर इज अ वाटर देयर इज अ लाइफ, ठीक है। आपका जो ओशन है उसके अंदर देखें पानी तो मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेप्थ के अंदर आपकी जो लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर सकती। दूसरी बात है कि डेड सी के अंदर भी पानी मौजूद है, लेकिन वहां पे लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये उस तरह से इसको आप जनरलाइज ना करें, जो इस तरह की जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट होती हैं। ये स्फीयर असल में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फर्स्ट की अगर हम कहते हैं कि ये आपका लिथोस्फीयर है, ठीक है, अच्छा ये एग्जैक्टली स्फेरिकल शक्ल में तो नहीं होते। अगर वैसे हम अर्थ को भी क्या लें, चलें फर्ज कर लें ये अर्थ है, इसको आप लिथो ना लिखें, ये अर्थ है, तो अर्थ की आपको पता है ऊपर वाली जो मोटी लेयर है ये सारी लिथोस्फीयर है आपकी, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में भी 350 किलोमीटर तक तो लिथोस्फीयर है, तो सारे लिथोस्फीयर में तो अर्थ नहीं होती, लाइफ नहीं होती, लाइफ तो ऊपर वाले हिस्से में सपोर्ट होती है सर, ठीक है। बट ये है कि आपको पता है कि लिथोस्फीयर जो हार्ड लेयर है, अगर ये ना हो और ये भी स्टेनोस्फीयर की तरह सॉफ्ट होती तो तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए हम कहते हैं कि लिथोस्फीयर कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। अच्छा फिर इर्द गिर्द हमारे एयर का ब्लैंकेट है, ठीक है, क्या है, एयर का ब्लैंकेट है, अर्थ के इर्द गिर्द एयर है, एयर का ब्लैंकेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा अब ये तो बड़े फिजिकली क्लियर है। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर से मुराद है कि जो जमीन पे भी कहीं पे पानी मौजूद है, पहाड़ों के ऊपर पानी मौजूद है, हवा में नमी की शक्ल में भी कहीं पे पानी मौजूद है, दैट ऑल इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अब देखें हाइड्रोस्फीयर इज क्रॉसिंग अदर स्फीयर एज वेल। हाइड्रोस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर के अंदर भी मौजूद है, हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर के अंदर भी मौजूद है। तो हाइड्रोस्फीयर जो है, जो वाटर है, वो अदर स्फीयर्स को क्रॉस कर रहा है, और बायोस्फीयर तो तमाम स्फीयर्स को क्रॉस कर रहा है। बायोस्फीयर लाइफ एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है, लाइफ वाटर में भी मौजूद है, लाइफ लिथोस्फीयर के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आपको थोड़ी इसकी क्लैरिटी आ गई होगी अभी। उसके बाद आपका आ गया जनाब टॉपिक, अब इस हर स्फीयर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर हम पढ़ चुके हैं पहले, लाइट आ चुकी है, एसी ऑन करें। लिथोस्फीयर हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है हमने कहा था कि जो हार्ड अपर लेयर है अर्थ की, ऑलमोस्ट जो 300 to 350 किलोमीटर तक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। नहीं उसको ऑन तो कर दो, वो खुद ही नहीं होगा, नहीं वो, ठीक है। इसको चेक करें, अच्छा चले, अच्छा जी ये हो गया आपका जी लिथोस्फीयर, ठीक हो गया। अच्छा देन कम्स, हम अभी हमारा जो पार्ट है वो है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर तो हमने उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अच्छा मजे की बात है कि आपका जो लिथोस्फीयर है दैट इज द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट
सिलेबस के अंदर इसको हम इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स भी इन्वायरमेंट के अंदर ही पढ़ते हैं। फिर इसके अंदर रॉक साइकिल भी इन्वायरमेंट के चैप्टर में एग्जामिनर ने दिया हुआ है। मैंने इसको हालांकि आपको पहले करवा दिया, ठीक है। उसका पहले करवाने का मकसद ये था कि जब हम बाकी टॉपिक कुछ करते हैं ना, ये जो अर्थ के रिलेटेड, तो जब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं तो वहाँ पे ये साथ इनको समझना क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, अब जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो जिस आपको पहले बताया कि अर्थ के इर्द गिर्द जितना भी एयर का ब्लैंकेट है दैट इज कॉल्ड आवर एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब ये जो एयर का ब्लैंकेट है दैट इज, अगर ये अर्थ है तो ये जो एटमॉस्फेयर है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। इसको हम मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उन लेयर्स के नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे आपको एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा मैं अभी, ठीक है। उसको आप सुने, मैं एंड पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है जनाब, ठीक है। आ जाए जरा जनाब, ठीक हो गया। एक मिनट, स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, शेयर तो साइन। अगर आपको एटमॉस्फेयर हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के मैंने आपको बताए थे, उन 4 कंपोनेंट्स में से सबसे पहला कंपोनेंट आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर एक एयर का ब्लैंकेट होता है अर्थ के इर्द-गिर्द। फिर एक लिथोस्फेयर है जो अर्थ की अपर टॉप हार्ड लेयर है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। फिर तीसरा कंपोनेंट आपको बताया था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर का स्फीयर है, जहाँ जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, और उस पर हमने वाटर साइकिल पढ़ा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है द लास्ट वन इज द बायोस्फीयर। ये जो अभी हमारा लेक्चर है दिस इज अबाउट मेनली एटमॉस्फेयर। एयर जो है वो आपकी डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है। अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस मौजूद हैं। उन गैसेस को हम नॉर्मली कांस्टेंट और वेरिएबल गैसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं। अब वो कांस्टेंट और वेरिएबल गैसेस से मुराद क्या है? कुछ गैसेस हैं जिनकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, लाइक जिस तरह नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड सिमिलरली आर्गन है। ये जो गैसेस हैं इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है ऑलमोस्ट ओवर, जैसे आप एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर या नीचे मूव करते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट स्पेसेस पे अर्थ के ऊपर डिफरेंट होगी। सिमिलरली वाटर वेपर्स की अगर बात करते हैं H2O से मुराद यहाँ पे वाटर वेपर्स है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज होती रहती है। वह ये जो एयर है, एयर को जो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल है वो अपनी तरफ खींचता है, तो जिसकी वजह से एयर एक ब्लैंकेट बनाए हुए है अर्थ के इर्द गिर्द। अब ये जो ब्लैंकेट है, इस ब्लैंकेट में जो एयर की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर है। इसलिए एक बात याद रखें कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसको होमोस्फीयर भी बोलते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ एयर क्वांटिटी या एयर कंसंट्रेशन है। और जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें क्योंकि डिफरेंट गैसेस आयंस वगैरह मौजूद होते हैं इसलिए उसको हेट्रोस्फीयर बोल देते हैं। अच्छा, जो पेपर के अंदर आपको मेनली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन फॉलो होती है वो आपकी है कि हम अर्थ को 5 डिफरेंट लेयर्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहली लेयर जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मीजो, फोर्थ थर्मो एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फियर। देखिए अब जो एटमॉस्फेयर है इसी एटमॉस्फेयर को आप वेरियस काइंड ऑफ लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्राइटेरिया क्या है। ये जो हमने लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है क्या क्राइटेरिया है वो, ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे हम इसको डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बात याद रखें, ये जो क्लासिफिकेशन हो रही है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से अबव जाते हैं तो टेम्परेचर
जो है वो आपको पता है कम होता है, लेकिन ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यूसली रहता है, बल्कि इन लेयर्स के अंदर कहीं पे टेम्परेचर कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी बेसिस पे हमने एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब आ जाए सबसे पहली जो लेयर है आपकी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की जो लेंथ है वो अराउंड 12 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड होती है। अच्छा, ये एवरेज लेंथ है, ये 12 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ी कम भी हो सकती है। एवरेज 12 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। ये वो वाली लेयर है जिसके अंदर तमाम वेदर फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जो आपका मौसम बनता है वो सारा इसी लेयर के अंदर आपका हो रहा होता है। और जो मैक्सिमम एयर की क्वांटिटी है वो भी इसी लेयर के अंदर मौजूद होती है। फिर यहाँ पे बात का क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि जो कमर्शियल एयरप्लेन जो हैं, ऑब्जेक्टिव में बात का जिस तरह पूछ लेते हैं कि वो किस लेयर के अंदर फॉर्म हो रहे होते हैं, वो भी इसी लेयर के अंदर फॉर्म हो रहे होते हैं। हमारा जो वो भी इसी लेयर के अंदर फ्लाई कर रहे होते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट था वो था कि इसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर इसमें एक सिंपल सा, जिस तरह जितने भी सी लेवल से हायर एरियाज़ हैं, लाइक अगर आप बात करते हैं कोयटा की पाकिस्तान के अंदर, आप बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, आप डीजी खां में बात करते हैं फोर्ट मनरो की, सिंध में बात करते हैं गोरख हिल्स की, तो ये तमाम जो एरियाज़ हैं वो सी लेवल से हाइट पे हैं। तो जैसे ही हम सी लेवल से हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिर जहाँ पे ट्रोपोस्फियर एंड होती है तो एक दरमियान में आपका एरिया कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपाज। ये ट्रांजिस्टरी जोन है, ये जैसे करें ये जो लाइन है इसी को हम ट्रोपोपाज कह देते हैं। ये ट्रांजिटरी जोन है जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये ट्रोपोस्फियर है या स्ट्रेटोस्फियर है। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटोस्फियर में आ जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, दो इट स्टिल रिमेन इन माइनस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है कि ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है इसके अंदर, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात याद रखें, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ नहीं आती। -53 ऑब्वियसली बहुत लो टेम्परेचर है, तो आप जैसे जैसे -53 से आप -52 -50 आप आते जाएंगे तो टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ रहा है आपका, और अगर मज़ीद बढ़ेगा तो ये -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 तो फिर ये प्लस में आना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर टेम्परेचर बढ़ना क्यों शुरू हो गया। ट्रोपोस्फियर के अंदर तो टेम्परेचर इसलिए कम हो रहा था कि अर्थ जो है वो हीट को ऑब्जॉर्व करती है जो सन की तरफ से आती है, और वो हीट की जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा जारी बात अर्थ की सरफेस के करीब होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसे हीट का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे ही है जैसे आप किसी स्टोव के सामने बैठे हुए हैं या आप गर्मियों में हीटर के पास बैठे हुए हैं, अगर आप करीब बैठे होंगे तो आपको ज़्यादा हीट फील होगी, अगर आप दूर बैठे होंगे तो कम फील होगी। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में फिर एक दफ़ा से टेम्परेचर जो है वो बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है, उसकी एक रीज़न है कि जो स्ट्रेटोस्फियर है उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ओजोन। ये कोई 30 to 40 किलोमीटर आप कह लें हाइट पे, अगर सरफेस से हम बात करें वहाँ पे ये मौजूद होती है। अराउंड मैक्सिमम 10 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। ओजोन लेयर के मुतल्लिक आप वैसे सुन चुके होंगे कि ओजोन लेयर का काम क्या है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं, ये बड़ी ही शॉर्ट किस्म की रेडिएशन होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज बड़ी ही शॉर्ट रेडिएशन होती हैं। ये क्या करती है, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन फिल्टर करती है, अब्जॉर्ब करती है, और जो उसका मेजर पोर्शन है उसको ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, और फ्यू ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो उसमें से स्किप करके अर्थ पे आ जाती हैं, लेकिन मेजर जो है वो वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं दे आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड दे हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब जारी बात है वो उसको अब्जॉर्ब करती है, तो इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दूसरा जो पॉइंट था कि अगर आपकी ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर है तो स्ट्रेटोस्फियर जो है वो 50 to 60 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। देन कम्स द मेसोस्फियर लेयर। अब आप देख रहे थे एक पैटर्न देख रहे थे, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर क्या हो रहा था, हाइट पे जा रहे थे टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन दरमियान में क्योंकि ओजोन आ गई तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब मेसोस्फीयर में जाएंगे तो टेम्परेचर फिर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही पुराना पैटर्न जो है वो रिस्टोर हो गया। इतने से एरिया के अंदर दरमियान में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ जस्ट ड्यू टू ओजोन। मीजो में फिर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो मेसोस्फीयर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो आपका -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द
एटमॉस्फेयर, इसको कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की रीज़न सिंपली इट इज़ फर्देस्ट फ्रॉम द अर्थ, और एयर का ब्लैंकेट भी यहाँ पे मौजूद है, सन रेज भी डायरेक्टली ऑब्वियसली इस एरिया के अंदर नहीं पड़ रही, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाता है। फिर हम अगली लेयर के अंदर जाते हैं। मीज़ो की हाइट का सॉरी मैं आपको बता दूँ, ये 80 टू 90 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। और फिर आपका थर्मो है, इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 80 से लेकर आप कह लें 500 टू 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। इट वेरीज, ठीक है, सम बुक्स से अराउंड 600 किलोमीटर, बट यह है कि ये इतनी रेंज तक इसका जो हो सकता है। थर्मो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आपको, इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है, एंड इट कैन गोज अप टू इवन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 या इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। 1500 से 2000 एक नॉर्मल टेम्परेचर है इस रीजन का, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है थर्मोस्फेयर का। देयरफॉर दिस लेयर इज़ कॉल्ड थर्मोस्फेयर, थर्मो मीन हीट। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अर्थ से हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर कम हो रहा था, तो अचानक 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है थर्मो के अंदर, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? अब यह है कि ये बात याद रखें कि जो लोअर एटमॉस्फेयर था उसके अंदर जो आपकी एयर थी दैट वाज वर्किंग एज अ शील्ड। वो जो सन से डिफरेंट किस्म की रेज आती हैं, सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन भी आ रही होती हैं, एक्स रेज भी, गामा रेज भी, फिर उसके बाद लॉन्ग वेव रेडिएशन भी आ रही होती हैं। लॉन्ग वेव के अंदर तो इतनी एनर्जी नहीं होती, लेकिन शॉर्ट वेव के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर तो जो एयर का ब्लैंकेट है उन शॉर्ट वेव रेडिएशंस को वो फिल्टर कर लेता है समहाउ, तो और वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही होती है उस एटमॉस्फेयर को। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि एयर मॉलिक्यूल बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते, तो और रिफ्लेक्शन भी नहीं हो पाती। जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है कि एयर की जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हद तक तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्टली तमाम लाइट रेज आ रही होती हैं थर्मोस्फीयर के अंदर। जब वो डायरेक्टली इस जगह पे आ रही होती हैं तो, और फिर आपका कह लेंगे सन के साथ ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस भी जो है वो उसके करीब भी हो जाते हैं आप, तो टेम्परेचर इस रीजन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो आपकी लास्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। In some books or in some spaces you will study that this is the part of the outer space, लेकिन इसको 5 लेयर्स के अंदर हम शामिल करते हैं। ये जो एक्सोस्फीयर है ये आपका जो एटमॉस्फेयर है उसको आपके आउटर स्फीयर के साथ या स्पेस के साथ क्या करती है, मर्ज करती है। इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में थोड़े बहुत जो एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक्चुअली ये कह लें कि आपका एक पॉइंट एज या द लास्ट एज जहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर है उस स्पेस के साथ क्या कर जाता है, मर्ज कर जाता है। इसकी कोई हम हाइट नहीं बता सकते कि इसकी हाइट क्या है, क्योंकि फ्रॉम हेयर द स्पेस स्टार्ट्स, तो आपका जो है वो स्पेस स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे आप कह लें कि बिल्कुल फिर आगे फर्दर कोई भी एयर या एयर के पार्टिकल मौजूद नहीं होते। अब इस तमाम के अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनका बेनिफिट क्या है। आप एक तो बात याद रखें, देखें जो लाइफ की का इन्हिसार है वो इस एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर ये ओजोन मौजूद है जो आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। एटमॉस्फेयर की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक एवरेज 15 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो आपकी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, बहुत कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, लाइक जो रेडियो कम्युनिकेशन होती है वो आपका जो थर्मोस्फियर है इसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं। एयर आयंस के अंदर चेंज हो चुकी होती है। जब एयर आयन के अंदर चेंज हो जाती है तो देन इट कम्स आइनोस्फीयर, उसको हम बोल देते हैं उस खास स्फीयर को, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका क्या होता है कि रेडियो कम्युनिकेशन हो रही होती है, रेडियो सिग्नल जो है वो आपके ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये एक इसकी इम्पोर्टेंस की मैं आपको बता रहा था, जो आपका ओवरऑल एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस है। इस पे अगर एग्जामिनर आपसे कोई एक दो नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको उसमें बताना है कि लाइफ का ओवरऑल जो इन्हिसार है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अर्थ के ऊपर लाइफ आपके एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक छोटा सा मैं पॉइंट बता दूं, जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर बुक्स के अंदर एक लेयर लिखी होती है दैट इज़ कॉल्ड आइनोस्फीयर।
अब वो जो आइनोस्फीयर है वो कुछ बुक्स वालों ने क्या किया होता है, दे राइट इट इन द मीजोस्फीयर इन बिटवीन के जी स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आइनोस्फीयर हो गया, एंड सम राइट आफ्टर मीजोस्फीयर देयर इज आइनोस्फीयर एंड देन थर्मोस्फीयर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जो अर्थ की लेयर्स कितनी हैं। जब वो बुक्स में वैसे पढ़ते हैं तो कहते हैं जी 5 लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, फिर ये अगर आइनों को शामिल कर दें तो ये 6 हो गया। एक बात याद रखें कि अगर आप टेम्परेचर बेसिस पे एटमॉस्फेयर को क्लासीफाई करेंगे तो यही 5 लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सो। अगर आप, जैसा मैंने आपको बोला कि इसी एटमॉस्फेयर को यू कैन क्लासीफाइड इनटू होमो एंड हेट्रोस्फीयर, होमो एंड हेट्रोस्फीयर, and similarly the same atmosphere can be classified into आइनो एंड न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर। अच्छा, अब ये किसे क्या मुराद है? सेम एटमॉस्फेयर जो है वो आपका क्लासीफाई किया जा सकता है आइनोस्फीयर के अंदर और न्यूट्रल स्फीयर के अंदर। होता क्या है कि जो आपका अराउंड 60 किलोमीटर तक जो लोअर एटमॉस्फेयर है, अप टू 60 किलोमीटर, यहाँ पे किसी भी किस्म के आयंस मौजूद नहीं होते। तो ये जो निचले वाला स्फीयर है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल स्फीयर, इसको हम न्यूट्रल स्फीयर कह देते हैं। और जो आपका 60 से अबव है, अप टू एक्सो, जहाँ पे आपके डिफरेंट किस्म के आयंस मौजूद होते हैं, तो दैट स्फीयर इज कॉल्ड आइनोस्फीयर, उसको हम आइनोस्फीयर बोलते हैं। और वो आपका कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जो रेडियो सिग्नल्स आपके ट्रांसमिट होते हैं। अरोरा, डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्यूटीफुल लाइट्स जो हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और अलास्का कनाडा के अंदर ये ट्वाइलाइट टाइम पे आप कह लें शाम को या रात को ये बड़ी खूबसूरत रोशनियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं आसमान पे। वो अरोरा जो है वो भी आइनोस्फीयर के अंदर बनता है। तो ये कहीं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या वैसे 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे एटमॉस्फेयर को या आयनिक प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे एटमॉस्फेयर को 2 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपने बात याद रखना कि ये एक डिफरेंट क्राइटेरिया पे सेम एटमॉस्फेयर को हमने 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। लोअर लेयर इज कॉल्ड न्यूट्रल स्फीयर एंड द अपर लेयर इज कॉल्ड आइनोस्फीयर। तो इस लेक्चर में इतना ही। आप इसका जो क्विज वगैरह है, जो असाइनमेंट वगैरह हैं, उसको आप सॉल्व मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं जनाब वापस। अभी ये बताएं कि जो हमने इसमें आपको अभी एटमॉस्फेयर किया है, ठीक है, इसमें से कोई चीज़ पूछनी है तो पहले बता दें। सर, होमो और हेट्रो किस बेस पे आपने क्लासिफाई किया है एटमॉस्फेयर को? होमो और हेट्रो सिर्फ जो उसकी आप कह लें कंपोजिशन है एयर की, बड़ी कंसिस्टेंट किस्म की कंपोजिशन होती है लोअर एटमॉस्फेयर में। अपर एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन इतनी कंसिस्टेंट नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात है मेजर जो अमाउंट है, आप कह लें कि 99% एयर जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर ही मौजूद है बाय वॉल्यूम और बाय मास, और हार्डली 1% जब अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो इसलिए जो लोअर एटमॉस्फेयर है दैट इज कॉल्ड होमो एंड अपर इज कॉल्ड हेट्रो। ठीक हो गया। साइमन ने पूछा इंपॉर्टेंस बता दें। सिंपल, मैंने इंपॉर्टेंस में 2-3 चीज़ें बताई हैं। कि एक तो पहली बात है कि एटमॉस्फेयर के बगैर आपकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद क्योंकि एयर बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, ऑक्सीजन जिस तरह चाहिए। दूसरा है कि टेम्परेचर की जो स्टेबिलिटी है, ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही है। क्वेश्चन कभी कभार आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ब्लेसिंग कमेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी ऑब्वियसली इस एयर के ब्लैंकेट की वजह से ही है। ठीक है। तीसरा ये है कि ये एयर का ब्लैंकेट ही आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अगर ये एयर का ब्लैंकेट ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आएंगी, जो कि कैंसर काजिंग रेज हैं, बहुत शॉर्ट रेडिएशन होती हैं, वो भी लाइफ को डैमेज कर सकती हैं। तो इसलिए ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ये बात यहाँ तक जनाब सबको क्लियर हो गई? ठीक हो सर, गया? सर ये जो होमो है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल बेस पे हो, टेम्परेचर की बेस पे हो, जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो होमो ही होंगी? नहीं, असल में देखें जो नीचे वाली जो ट्रोपोस्टैटो आपकी होमो के अंदर शामिल हो जाएगी। आपका क्राइटेरिया डिफरेंट है। मैं अर्थ की एग्जांपल दे देता हूँ। हमने सेम अर्थ को क्लासिफाई कर दिया क्रस्ट, मांटल और कोर में। उसी अर्थ को 2 लेयर्स में क्लासिफाई कर दिया, लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर में। सिमिलरली इट हैपेंस विद द एटमॉस्फेयर।
उसी एटमॉस्फेयर को हम क्लासीफाई कर देते हैं ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सो में। उसी एटमॉस्फेयर को हम एक डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिवाइड कर देते हैं न्यूट्रोस्फीयर एंड आइनोस्फीयर में। उसी एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड कर देते हैं होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर में। ये मैंने थोड़ा आपको एडवांस में बताया है, अदरवाइज एग्जामिनर जो है वो आपसे ये होमोस्फीयर वगैरह पूछता ही नहीं, ठीक है। किसी भी पेपर में कभी उसने नहीं पूछा, कहीं पे कहीं हो सकता है एमसीक्यू में एक आध आपसे क्वेश्चन पूछ ले, उसका जो हमेशा फोकस होता है वो आपका ये ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो, एक्सो पे ही होता है। रिमशा ने क्वेश्चन पूछा है जी, रिमशा ने सर क्वेश्चन ये जो पूछा, एक मिनट, रिमशा ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज आयन। जो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको हम आयंस भी कहते हैं। होता क्या है, थर्मोस्फीयर के अंदर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अदर रेडिएशन जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही होती हैं वो गैस पार्टिकल्स को चार्ज पार्टिकल्स में चेंज कर देती है, ठीक है। उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब किसी भी चीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो दैट इज कॉल्ड आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी सर सर आइनोस्फीयर में आपने जो आपने कहा कि आयंस बनते हैं, तो वो आयंस कौन से बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और किस किस कंपाउंड से मिलकर, सर उसका समझिए। इन्हीं गैसेस के बनते हैं, ऑक्सीजन के बनेंगे, और जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, देखें इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हैं, इन्हीं गैसेस के आयंस बनते हैं। जो गैसेस पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इन्हीं के आयंस बनते हैं। सर ये जो आपने लेयर्स हमें बताई हैं, मेसोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, सर इनके कोई नियामक से नहीं बता देते कि इसलिए याद हो जाए। निमोनिक, अच्छा निमोनिक जो है आप इसको वैसे मुझे वैसे तो कभी इनका प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। बाज का स्टूडेंट भूल जाते हैं। वैसे पहले नंबर पे आपका ट्रोपो है, सर ऑर्डर में नहीं भूल, सर ऑर्डर में वो भूल जाता है कि पहले नंबर पे कौन सी आ रही है, दूसरे पे। लाइक जिस तरह आप कह लें TSMT आप बना लें उसको TSMT, ठीक है, समथिंग लाइक इस तरह का बना लें TSM। ये मेरे ख्याल में यही होगा कि शॉर्ट फॉर्म में अगर इसका आप एक्रोनिम को बनाना चाहें तो ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो, ठीक हो गया। थर्मो तो देखें नीचे आएगी नहीं, वो ऐसे ही आपको याद रहना चाहिए। ट्रोपो स्ट्रैटो में कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो वो TSM लिख ले आप, ठीक है। सर एक्सोस्फीयर में मतलब ये सन से ऊपर होती है? एक्सोस्फीयर एक्चुअली आउटर स्फीयर है, ठीक है। इसमें कोई नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल कोई एयर के पार्टिकल थोड़े बहुत होंगे। एक्सोस्फीयर एक्चुअली स्पेस को ही हम कहते हैं, वहां से स्पेस स्टार्ट हो जाती है, तो नेग्लिजिबल इक्का दुक्का कोई एयर के पार्टिकल्स वहां पे मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। होमोस्फीयर जी अजीजुल्लाह, वो कंसंट्रेशन की बेसिस पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे एयर की कंसंट्रेशन नीचे ज्यादा है तो उसको होमो बोल देंगे, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। अरे ग्रीन हाउस तो ग्लोबल वार्मिंग को भी क्रिएट करता है सर, तो फिर इसका ब्लेसिंग कैसे बिल्कुल, आप ये सारा पढ़ेंगे अगर आप कहते हैं तो। अभी साथ ही मुझे 1 मिनट दें, हम जनाब इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका ग्रीन हाउस है वो ऑब्वियसली इसी चीज़ के ऊपर हमारा है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जो है वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, आपको जनाब ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी साथ ही यहाँ पे करवा देते हैं। 1 मिनट सारे ज़रा स्टॉप शेयर में, मैं शेयर स्क्रीन में वॉल्यूम साथ ही है, ठीक हो गया। और ये थोड़ा फिर 21 मिनट्स का इतना टाइम होगा, चले खैर। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इस टॉपिक को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-2 क्वेश्चन तो नॉर्मली वैसे एग्जामिनर इवन ये पूछ लेता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेशन क्या है। या समटाइम्स इवन एग्जामिनर आस्क्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ब्लेसिंग। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मैं उसको शॉर्ट लिख रहा हूँ, इज अ ब्लेसिंग। तो आप इस पे कमेंट करें। अच्छा, ये बात याद रखें कि आप ये काइंडली ये एब्रीविएशंस पेपर में यूज़ मत कीजिएगा। अब जब हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो इसका ये टर्म कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुई। आपको पता है कि जो ये नर्सरी
वगैरह वाले होते हैं या जो प्लांट्स वगैरह सेल करते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप देखते हैं बाज़ औक़ात कुछ ऐसे टनल्स या ग्लास हाउसेस बनाए होते हैं जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर जो होते हैं उन्होंने प्लांट्स वगैरह रखे होते हैं, और वो जो प्लांट्स वगैरह हैं उनका वो पर्पज़ ये होता है कि वो यहाँ पे ख़ास टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, वो जो ख़ास टेम्परेचर है वो किस वजह से मेंटेन हो रहा होता है? ये ग्रीन हाउस के अंदर ऐसी कैसी क्या खूबी है कि जो इंटरनल टेम्परेचर है इस ग्रीन हाउस का वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। तो उसकी आपको एक सिंपल सी मैं रीज़न बताता हूँ। सन से जो रेज आ रही हैं वो उसमें कुछ शॉर्ट वेव भी हैं। अच्छा, अब ये वेव का भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये रेज की बात कर रहा हूँ तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये एक लॉन्ग वेव रेडिएशन है और मैं कहूँ ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है, तो इसमें ज़ाहिर बात है इसकी वेवलेंथ छोटी है। तो वेव जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की आ रही होती है। कुछ हम मेजरली कह देते हैं कुछ शॉर्ट वेव होती हैं और कुछ लॉन्ग वेव होती हैं। अच्छा, ये सारी वेव जो हैं ये इसको क्रॉस तो कर जाती हैं जब आ रही होती हैं सन से, ये ग्लास को स्पेशली जो शॉर्ट वेव वो भी क्रॉस कर जाती हैं। तो ये जब आके अंदर अर्थ के अंदर ये जो रेडिएशंस हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो अर्थ इन रेडिएशंस को हीट वेव्स की शक्ल में रिफ्लेक्ट बैक करती है या एमिट करती है, उनका एमिशंस होता है। हीट वेव जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। तो वो जो लार्जर वेव रेडिएशंस होती हैं वो इन ग्लास हाउसेस को या इस टनल को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती, और वो जो हीट रेडिएशंस हैं वो एक्चुअली अंदर ही ट्रैप कर जाती हैं। जब वो हीट रेडिएशन लाइक शॉर्ट वेव रेडिएशंस अंदर आ तो गई, लेकिन जब वो हीट में कन्वर्ट होगी तो हीट वेव रेडिएशंस बाहर नहीं जा पाती। तो होता यह है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इस ग्लास हाउस का, इस ग्रीन हाउस का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर उसका, वो हीट अप हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ से ये एक टर्म निकली। अब इसका अर्थ के साथ क्या रिलेशन है? जब हम इसके अर्थ के साथ रिलेशन की हम बात करेंगे, लाइक हम कह लें कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ ऑब्वियसली एक ऑलमोस्ट राउंड, बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड शेप में तो नहीं होती, जियोइड इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं। तो अर्थ के गिर्द आपको पता है कि ब्लैंकेट है डिफरेंट एयर का, मैसेज का, जो कि हम एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। अब सन से जो रेडिएशंस आती हैं उनमें से सम ऑफ देम आर शॉर्ट वेव, सम ऑफ देम आर लार्ज वेव। वो रेडिएशन सिमिलरली जब वो आती हैं तो सारी की सारी अर्थ सरफेस पे भी नहीं पहुंच पाती, बहुत सारी तो एटमॉस्फेयर के अंदर से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो अर्थ सरफेस पे भी पहुंचती हैं उसमें से बहुत सारी अर्थ सरफेस पे हिट होकर रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। ये बकायदा इसको अर्थ एनर्जी बजट बोलते हैं, जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए एक छोटी सी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अब ये जो रेडिएशंस हैं, या उस पर आपको क्या आर्टिकल मैं शेयर कर दूंगा, ये जो अर्थ एनर्जी बजट है, ये जो रेडिएशंस है जब अर्थ इनको ऑब्जॉर्व कर लेती है और उसके बाद जब इनको एमिट करती है तो अगेन क्या होता है कि ये हीट वेव की रेडिएशंस होती हैं। तो अर्थ के गिर्द ये जो एयर का ब्लैंकेट है, स्पेशली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, और उसमें मीथेन गैस हो गई, सॉरी CH4, और इवन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। These are called ग्रीन हाउस गैसेज। इनको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ये वाली जो गैसेज हैं ये इन हीट रेडिएशंस को बाहर वापस नहीं जाने देती, बल्कि ये जो हीट रेडिएशन है उसको ये अंदर ही ट्रैप कर लेती हैं। जब अंदर ही ट्रैप कर लेती हैं तो ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इस ग्रीन हाउस की वजह से अर्थ का जो एवरेज इंटरनल टेम्परेचर है इंटरनल एटमॉस्फेयर का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि अगर ये एयर का ब्लैंकेट ना हो तो ये एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, -डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सो फ्रॉम हियर कम्स द क्वेश्चन कि इज ग्रीन हाउस इफेक्ट अ ब्लेसिंग? तो यहाँ पे आप फॉर श्योर ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑब्वियसली ब्लेसिंग है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है।
हमारा मेन एम्फसिस लाइफ पे है। अगर ये टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आप ये सोचें कि बहुत ही कम इनहेबिटेबल एरिया रह जाएंगे जहाँ पे आपकी लाइफ सर्वाइव कर सकेगी। लाइक अभी जिस तरह आप देखते हैं कि आर्कटिक या एंटार्कटिक पे लाइफ का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो अगर टेम्परेचर एवरेज -90 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हो सकता है कि देयर आर सम एरिया जहाँ पे वो -100 भी क्रॉस कर रहा होगा या -150 में भी हो सकता है हो। तो ये एक मेजर रीज़न आ गई। सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं या सम ऑफ द जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ ब्लेसिंग। आप इसको इस तरह से भी कमेंट कर सकते हैं कि इट इज़ अ बोथ, इट्स अ ब्लेसिंग एज वेल, जिसके मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ, एंड इट्स अ कर्स एज वेल। अब ये ब्लेसिंग और कर्स दोनों पे आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ब्लेसिंग का तो आपको सिंपली बता दिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही आपकी जो लाइफ है उसको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो एवरेज इट्स सूटेबल फॉर लाइफ। उसमें मैक्सिमम जो है सर्टन एरिया पे समर सीज़न के अंदर वो 48-50 तक टेम्परेचर पहुंचता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म कंसीडर किया जाता है। लेकिन मिनिमम जो है वो आपका जो है सर्टन एरियाज़ के अंदर जो आर्कटिक या एंटार्कटिक है उसमें -50s तक भी चला जाता है, तो वो आप वहाँ पे आप लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाते। अब कर्स ये किस लिहाज से है? कर्स ये इस लिहाज से है कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अगर इन गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होता है कि आपका ये जो एवरेज टेम्परेचर है ये राइज करना शुरू हो जाता है। जब एवरेज टेम्परेचर आपका राइज करता है तो उसकी वजह से आपकी क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी आपकी किस वजह से हो रही है? इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है। सो देयरफॉर दिस इज कर्स एज वेल। ये अब आपकी मर्जी है कि आपने क्या ओपिनियन लेना है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ ब्लेसिंग और अ कर्स। आप दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारा जो इसके बाद साथ ही जो हम नया टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। तो अर्थ का टेम्परेचर जो राइज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसको हम कहते हैं इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो तो एक हो ही रहा था। इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लाइक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन 0.03%, जो कि आपको लगता है बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, ये 0.04 तक बढ़ती जा रही है और सर्टन सिटी सेंटर्स के अंदर तो इसकी कंसंट्रेशन उससे भी ज़्यादा चली जाती है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, अब इनकी कंसंट्रेशन या इनकी अमाउंट जो है वो एयर के अंदर जब इंक्रीज करती जा रही है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीट की जो कैप्चर है अर्थ के इर्द गिर्द, जो हीट का जो कैप्चर है वो बढ़ता जाता है, तो जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जाता है। इवन के 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारा एवरेज टेम्परेचर है और ये अगर बढ़कर 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, दिस 1 डिग्री इंक्रीज इज डिजास्टर्स फॉर द इकोसिस्टम। जो आपका इकोसिस्टम है वो बड़े ही नाजुक से बैलेंस के अंदर काम कर रहा होता है। तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो राइज भी है टेम्परेचर का वो बहुत ही नुकसानदेह है। इसको हम इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है और दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ अर्थ के या ग्लोब के टेम्परेचर को इंक्रीज होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट पे या ओवरऑल वेदर चेंजेस आ रही हैं। ओवरऑल अर्थ के अंदर बहुत सारी इवन बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, और इवन उसमें आप क्या लें कि ये वेदर या एनवायरमेंटल चेंजेस के अलावा इकोनॉमिक उसकी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। तो वो जो ओवरऑल एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछता है आपको पेपर में, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
क्लाइमेट चेंज जो है, सबसे पहले आप इसकी रीजंस क्या हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रीजंस क्या हैं, सिंपल बात याद रखें कि इनकी रीजंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अक्सर बुक्स के अंदर आप देखेंगे कुछ आपके नेचुरल काजेज हैं कि जो कि शुरू दिन से मौजूद थे। लाइक उसमें क्या है कि जी उसमें सोलर एक्टिविटी है कि ओवरऑल जो सन की जो एक्टिविटी है उसमें भी चेंज आती रहती है कि सोलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर इसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, अगर वॉल्केनिक इरप्शंस होगी तो उसकी वजह से भी हीट बढ़ेगी और इवन उसकी वजह से जो गैसेस बनती हैं वो भी हीट को ट्रैप करेंगी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि जी इसमें सर्टन अदर नेचुरल फैक्टर्स हैं कि ओवर द ईयर जो है वो अर्थ के अंदर एक बाकायदा साइकिल चल रहा है। ग्लोबल कूलिंग एंड ग्लोबल हीटिंग का एक कंसेप्ट है कि ज़मीन जो है वो फॉर सम ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स या ठंडी हो रही होती है, फिर सम अदर ईयर्स जो है वो क्या हो रही होती है, गर्म हो रही होती है। उसको ग्लोबल कूलिंग एंड ग्लोबल हीटिंग बोलते हैं, वो नेचुरल साइकिल हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, जो हम ह्यूमन काजेज या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बोलते हैं, ये जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो हैं मेजर काज हैं। साइंटिस्ट ये समझते हैं कि ये एक मेजर फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो आपका अर्थ है उस पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से हो रही है। उन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो याद रखें, वो क्या है, वो आपका कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका एमिशन है, ठीक है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन है, क्योंकि आप जब दरख्त काटते जा रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है। उसमें आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो सॉरी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक की वजह जो ट्रांसपोर्ट है जितनी भी उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल जो एमिशंस हैं उसकी वजह से आपका आ रहा है, ठीक है। फिर उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। सो देयर आर माइरियड्स ऑफ फैक्टर्स के जो आपका ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेस की एटमॉस्फेयर के अंदर अमाउंट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उससे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जब वो बढ़ेगा, जैसे हम बोलते हैं इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, सबसे पहला तो ये होता है कि इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे पहला जो इफेक्ट होता है दैट इज अबाउट कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है अर्थ का, तो जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब उस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में और क्या कुछ हो सकता है और इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इनमें सबसे पहली बात है कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर जो चेंज है वो आपकी किन किन चीज़ों को, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वो किन किन चीज़ों को आपकी इफ़ेक्ट कर रही है। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। मैं यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है वो बताता जाऊँगा। सबसे पहली बात है इसमें ये होगा कि आपका सी लेवल भी राइज करेगा। सी लेवल राइज करेगा तो उससे क्या होगा, जो आपके कोस्टल सिटीज़ हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। जब कोस्टल सिटीज़ जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, इनंडेशन या कोस्टल सिटी की फ्लडिंग होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका माइग्रेंट्स का एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एपिडेमिक्स आना शुरू हो गई, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आप डेंगी दे सकते हैं। डेंगी एपिडेमिक्स की एक एग्जांपल है कि ये भी टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होना शुरू हो गया। बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर ही सर्वाइव कर सकती हैं। अगर वो टेम्परेचर उससे ज़्यादा या कम होता है तो आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। आपके जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग शुरू हो गई है। जब ग्लेशियर्स की मेल्टिंग शुरू हो गई है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो क्या कहते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक है, आर्कटिक का और एंटार्क्टिक का जो एरिया है उनकी जो है साइज, आर्कटिक साइज जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है। वो रिड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर ही वहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि उसके नीचे ये साइंटिस्ट समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मीथेन गैसेस के रेजरवायर हैं। वो फर्दर मीथेन गैस जो है वो निकलेगी तो वो फर्दर इस इशू को एग्रेवेट करेगी, क्योंकि मीथेन गैस जो है वो आपकी काज करती है ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके बाद ग्लेशियर मेल्टिंग जब होगी तो इससे आपके जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं
वो भी आएंगे। एक तो ग्लेशियर मेल्टिंग से भी आएंगे और ओवरऑल भी इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नेचर डिजास्टर भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। लाइक अभी जो साइक्लोन्स की तादाद है या हरिकेन्स की तादाद है या टाइफून्स की तादाद है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा इरेटिक होना शुरू हो गई हैं। वेदर पैटर्न्स आपके चेंज होना शुरू हो गए हैं। नेचर डिजास्टर के बाद अगला आ गया वेदर पैटर्न। लाइक आपका जो सर्दियों का सीज़न है किसी जगह पे वो सुकड़ रहा है, कहीं पे गर्मियों का सीजन कंटेक्ट करता जा रहा है, तो वेदर पैटर्न आपके चेंज हो रहे हैं। और ये जो आपके वेदर पैटर्न्स होते हैं दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रॉपिंग कल्चर। किसी भी एक ख़ास एरिया के अंदर कौन सी फसल लगाई जाती है उसका ताल्लुक जो है वो उस एरिया के वेदर से होता है। अब अगर सिंध के अंदर जो है वो केला बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, या मुल्तान रेंगियार खां इधर मैंगो बहुत ज़्यादा होता है, या सरगोदा के अंदर जो है वो आपका क्या कहते हैं किन्नू बहुत ज़्यादा होता है, और इसी तरह अगर सक्खर के अंदर खजूरें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनका ताल्लुक डायरेक्टली क्लाइमेट से है। अब अगर सक्खर में उस लेवल की गर्मी नहीं पकेगी तो वो खजूरें कभी भी राइप नहीं होगी। तो उन खजूरों को पकने के लिए, ड्राई होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी और ड्राई इन्वायरमेंट चाहिए। तो जब ये क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रही हैं तो उसकी वजह से आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। तो देयर इज़ अ एंडलेस लिस्ट कि जो आपकी क्लाइमेट की वजह से जो है वो जो इसमें चेंजेस आ रही हैं, क्रॉपिंग पैटर्न इसका चेंज हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को अब उसके बाद आपका यहीं पे आ जाता है कि ये टेम्परेचर चेंज जो है या जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि उसको आपने एमेलियोरेट कैसे करना है, इस सारी चीज़ को आपने टैकल कैसे करना है। अगर इसको दो लफ्ज़ों में अगर हम इसकी बात करें कि जनाब ये कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो वो तो सिंपल सा आपको ये बता दें कि जनाब आपका जो है टेम्परेचर जो चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले जो इसका कॉज है, जो रूट कॉज है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। ग्रीन हाउस के एमिशंस को रिड्यूस करना है, उसको आपने नीचे लेके आना है। अच्छा, उसका देखिए इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं कि जी क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक्चुअली एक बड़ा फ्रेमवर्क था, उसका हिस्सा है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये UNFCCC। तो क्योटो प्रोटोकॉल उसका हिस्सा है। मतलब हम कुछ इंटरनेशनल लीगल मेजर्स भी ले रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे अर्थ आर दुनिया के अंदर मूवमेंट होती है कि जनाब 1 घंटे के लिए तमाम लाइट्स बंद कर दें, एनर्जी कंजप्शन ज़ीरो कर दें। अर्थ समिट होता है। ये तो हो गया कि जो ओवरऑल डिफरेंट कह लें कि कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड के अंदर वो इस इशू को सेंसिटाइज कर रहे हैं इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर कि आपने किस तरह से अपना ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना है, कम करना है। इनके अंदर फिर वो स्पेसिफिक मॉडलिटीज़ को तय किया जाता है। इसमें हमारा जो है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की मैं बात कर रहा था कि आपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कंट्रोल करना है। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल की बात करते हैं तो आपका सबसे मेजर क्या है कि आप इंडस्ट्री जो है वहाँ पे जो भी बर्निंग हो रही है उसको आप कंट्रोल करेंगे। फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर जो है वो बर्निंग हो रही है उसको आप कंट्रोल करेंगे। फिर इवन एग्रीकल्चर फार्मिंग, हमें अपना जो ईटिंग या जो हमारे डाइट पैटर्न्स हैं, जो हमारा बिहेवियर है, इसको भी हमें चेंज करना होगा। क्योंकि जो फार्मिंग है, एनिमल फार्मिंग, डिफरेंट जो है वो रिसर्चेज आ रही है कि जो मीट फार्मिंग है इट इज़ आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो हमें मीट फार्मिंग जो है, मीट की कंजप्शन को हमें कम करना पड़ेगा। एक तो ये तरीकाकार हो गया। फिर उसके बाद है कि आपको फॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। डिफॉरेस्टेशन जो है उसको रोकना है और नए फॉरेस्ट लगाने हैं, जिस तरह बिलियन ट्री सुनामी। ये इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पॉइंट, लाइक इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जो कि अगर ट्री का, किसी भी कंट्री का ट्री कवर जो है या कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं तो आपने उसको जो है वो इम्प्रूव करना है। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने जो है वो लॉन्च करना है ताकि लोग जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। बल्कि ट्रांसपोर्ट फ्री जोन, लाइक जो पाकिस्तान के अंदर तो ये कंसेप्ट नहीं है, जो डेवलप वर्ल्ड हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो सिटी का एक सेंट्रल जो एरिया होता है उसमें वो कह देते हैं कि यहाँ पे कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती, वो कार फ्री उसको जोन बोल देते हैं, या वो
क्या कह लें मोटर फ्री उसको एरिया कह देते हैं कि यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आपकी नहीं आ सकती। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद आप कार फ्री जोन जो हैं वो आप बनाएंगे, कार फ्री जोन्स आप डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट इसके अंदर आपका क्या आ जाता है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि जिससे आपकी जो एनर्जी की कंजप्शन है वो कम से कम हो जाए, एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ आप जाएं। क्योंकि मेजर जो आपका याद रखें कि जो इसमें हो रहा है वो एक्चुअली एनर्जी की जो है वो प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा आपके फॉसल फ्यूल्स की जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है लास्टली मैं इसमें कहूँगा कि अल्टरनेटिव एनर्जी या जो हमारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं आप उसकी तरफ भी ट्रैवल करें। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसकी बात है विंड एनर्जी हो गई, या आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी के चैप्टर के अंदर। रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपका विंड एनर्जी आ गया, हाइडल आ गया, सोलर आ गया, कि जिसके अंदर आपका फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होता। जब आप रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो उससे भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह करके आप ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को जब कम कर लेंगे तो आपका जो है वो इन्वायरमेंट जो है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, जी जनाब, हाँ जी सर ये आज स्मिथ और आज में सर इसकी समझ नहीं आई। आज समिट तो वैसे ये है कि वो तमाम जो लीडर्स हैं ना उन्होंने कोई एक गैदरिंग की थी, वो अर्थ डे मनाने का वहाँ से रवाज शुरू हुआ था, ठीक है। फिर अर्थ डे में के बाद एक अर्थ आर की मूवमेंट शुरू हुई। अर्थ आर की मूवमेंट क्या है, वो 1 घंटे के लिए क्या करते हैं कि तमाम लाइट्स वगैरह को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। फर्स्ट किया कोशिश करते हैं कि जितनी भी अपनी लाइट्स हैं गाड़ियां बंद करें, ये करें वो करें। एनर्जी की कंजप्शन को 1 घंटे के लिए, ये एक सिंबॉलिक है कि आप 1 घंटे के लिए एनर्जी की कम से कम कंजप्शन करें, उसको फिर वो अर्थ आर का नाम दिया जाता है। ये एक क्या लेंगे, जी जी। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सर सेम ही है चीज दोनों? हाँ जी। अच्छा, अब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो स्पेसिफिकली बात करते हैं कि जो टेम्परेचर आपका जो है वो राइज कर रहा है आपका। अब इसकी वजह से क्लाइमेट के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, दैट ओवरऑल थिंग इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, ये बात याद रखिए। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है इसमें। ग्लोबल वार्मिंग स्पेसिफिकली बोलती है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। नेचुरल डिजास्टर्स जो है से पहले वाला पॉइंट मिस हो गया है सर। नेचुरल डिजास्टर से पहले वाला पॉइंट जो था वो हमारा था ग्लेशियर के रिलेटेड। जो ग्लेशियल मेल्टिंग होती है ना, जब जिस तरह ये हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ग्लेशियर्स हैं, जब उसकी फास्ट या रैपिड मेल्टिंग होगी तो उसकी वजह से फ्लड आएंगे, तो फ्लड इज आल्सो अ नेचुरल डिजास्टर। इसी तरह का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से साइक्लोन भी आते हैं, टाइफून भी आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, these gases कैप्चर हीट एनर्जी। जो सन से हीट एनर्जी आती है, ये इनके अंदर सलाहियत है कि ये हीट एनर्जी को कैप्चर करती है। जिनके अंदर हीट एनर्जी को कैप्चर करने की सलाहियत है, दोज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। यस, शाबाश। अरे डिफोरेस्टेशन को फ्लडिंग बोलते हैं सर, आप वहाँ कह रहे थे कि फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन को फ्लडिंग नहीं बोलते, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं जंगलात को काटने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगर आप दरख्त काटते जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सी लेवल रेज होता है तो क्या इफेक्ट होता है, देखिए जब समंदर का पानी का लेवल बढ़ेगा तो दुनिया की जो मेजर पॉपुलस कंट्रीज हैं सारे के सारे, वो कराची है, ठीक है, या वो मेलबर्न है, या वो शंघाई है, ठीक है, ये और इंडिया का मेरे ख्याल में मुंबई है, ठीक है। ये सारे के सारे कोस्टल सिटीज हैं, ठीक है। और कुछ तो इवन कंट्रीज जो हैं वो हैं ही सी लेवल से नीचे। तो जब वो सी लेवल बढ़ेगा तो वो सिटीज जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। आसम ने बोला कि ये क्या वीडियो सेंड कर सकते हैं? नहीं जी, ये वीडियो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्लीज। हाँ, व्यूएबल होंगे, आपको व्यू करवा देंगे। सर आपने वो ग्लोबल वार्मिंग की
जो सबसे पहली जो कॉज मेन रीजन बताया तो वो सी लेवल जब राइज करता है, तो सी लेवल राइज करने के बाद सर आपने एक बताया था, और उसके बाद फिर माइग्रेंट क्राइसिस की नहीं समझ आई, और इससे पहले वाला जो पॉइंट मैं पैटर्न बताता हूँ। सी लेवल राइज करेगा तो फ्लडिंग होगी, सी लेवल राइज करेगा तो इनअंडेशन या फ्लडिंग होगी। जब फ्लडिंग होगी तो वहां से लोग माइग्रेट करेंगे, ठीक हो गया। जब एक सिटी डूबेगा और वहां पे आप रह नहीं सकते तो फिर वहां से माइग्रेशन का क्राइसिस होगा, माइग्रेंट्स क्राइसिस होगा, ठीक हो गया। आर्कटिक का पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक है ना, उसकी जो स्नो है उसके नीचे गैसेस का बहुत बड़ा जखीरा है, और वो मीथेन गैस है उसमें बहुत ज्यादा, और वो जो मीथेन गैस है वो भी ग्रीन हाउस गैस है। अब क्या होगा, जब आर्कटिक स्नो मेल्ट होगी तो मजीद मीथेन गैस रिलीज होगी, मजीद मीथेन गैस रिलीज होगी तो मजीद जो है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो वो आपके इस इशू को एग्रेवेट कर देगी। क्योटो प्रोटोकॉल पे सीमा पूरा एक वीडियो है, पूरा एक लेक्चर है हमारा, ठीक है, उसको अलग से पूरा डिटेल में करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट है दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान, अभी सिर्फ इतना याद रख लें। सर ये सिग्नल नहीं थे, अगर आप ये वीडियोस प्लीज शेयर कर रहे हैं वो तो। जिसको पूरा इशू था उसको हम देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर वाला नहीं सर जी, वो वीडियोस भी और ये भी सर जी। ओके कर लेंगे। ग्रीन हाउस गैस इज बेस्ट फॉर ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज नाउअडेज ग्लोबल वार्मिंग इशू इंक्रीज। रिमशा क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई आपने जो लिखा है, इसको रीफ्रेज कर दें। ग्रीन हाउस बेस्ट आर, आई कुडंट गेट योर पॉइंट। इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है जी। एक तो नॉर्मल नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टर्म्स मैं इसलिए यूज करता हूँ अंदर यहाँ पे कि कहीं पे ये टर्मिनोलॉजी आ जाए तो आप परेशान ना हो कि ये क्या टर्म है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हमने अपना एबिलिटी का क्या टॉपिक स्टार्ट करना है। छोटा सा एक चीज मुझे चैट में लिख दें कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स में हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा है इनका, मतलब ओवरऑल जो कंटेंट डिलीवरी है और ओवरऑल व्हाट वाज योर फीडबैक, व्हाट इज योर फीडबैक, वाज नहीं बल्कि इसमें मुझे बता दें। इसमें सर बहुत अच्छा सर। आप सर वो जो आप लिख रहे थे ना बोर्ड पे, वो नजर सही नहीं आ रहा था, बाकी लेक्चर ऑडिबल था। अच्छा, अब ये लेक्चर ऑडिबल था, गुड बट फास्ट। अच्छा, ये तो थोड़ा सा जो है उसको हम सारी बात है, जब वीडियो लेक्चर में होता है तो उसको हम स्पीड बहुत थी इस हालत मुझे तो लग रहा था कि मैं बड़ा सुकून से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमतुल्लाह कह रहा नो सर, स्पीड तेज थी सर। अच्छा, स्पीड तेज, चलो उसको स्लो मोड में भी किया जा सकता है। गुड, क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन इज बेस्ट, दैट्स असल में यही चीज है कि इन चीजों को अगर हम इंटरेक्टिव कर लें, लाइक वीडियो के साथ आपका इसके साथ इंटरेक्शन भी हो जाए तो चलें। थैंक यू, वी विल ट्राई इट। मेरे पास, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा इसका आपको बता देता हूँ व्हाट आई एम डूइंग इट, कि ये अभी थोड़ा बिट अर्ली, वी आर लॉन्चिंग आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसके लिए ये एक हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं LMS। यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से मास्टर्स करके आया हूँ, तो ये बात करने का यहाँ पे सिर्फ मकसद ये है, वहाँ पे हम सारा कुछ LMS पे करते थे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मेरा मास्टर्स भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही है सर। तो ये चीज़ें अगर टेक्नोलॉजी का हम प्रॉपर इफेक्टिव रखें तो दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो लेक्चर्स होते हैं ये प्लान्ड होते हैं और इसमें कंटेंट बहुत प्लान कर बड़ा बेहतरीन है। स्पीड का जो है वो ठीक हो गया, हालांकि मुझे लग रहा है कि स्पीड इतनी तेज नहीं है। अच्छा, उसमें स्पीड आपको तेज थोड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन आंसर उस तरह से नहीं होता। अच्छा जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट से टेम्परेचर इतना होता है जिससे लाइफ सर्वाइव हो जाए, पर ज्यादा टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा
उससे ग्लेशियर्स पर काफी इफेक्ट आ रहा है। तो कैसे सर्वाइवल बेस्ट हो सकता है दोनों को मेंटेन रखते हुए? अच्छा, एक तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, जो नेचुरल है कि जिसमें हम कहें कि दुनिया पे जंगलात भी बहुत ज्यादा हैं और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही। तो नेचुरल में तो देखें ग्लेशियर मेल्टिंग उस तरह से नहीं होती। तो नेचुरल जो फैक्टर हैं वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो फिर जो चेंज इन इवन 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज डिजास्ट्रस, कि उसकी वजह से जो ग्लेशियर की मेल्टिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से फिर फ्लडिंग भी आएगी और फिर अदर फैक्टर्स भी होंगे। तो वो जो बैलेंस होता है, एक बात याद रखिए, एक टर्म यूज होती है इकोसिस्टम। अर्थ के ऊपर ये जो तमाम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक हार्मनी में काम कर रहे हैं, और वो जो हार्मनी है इस सिस्टम के अंदर, जो इस वो इकोसिस्टम के अंदर, वो बहुत जरूरी है। अगर उसमें कोई भी इम्बैलेंस होता है, जिस तरह टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो इम्बैलेंस इसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है रिमशा चौधरी? Any other question? Otherwise I'm gonna start next topic. अच्छा, अभी क्लास में कुछ काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, some people have asked for the installment of fees। ठीक है, वो लोग अपनी it doesn't look good मैं कि यहाँ पे वो उसको करूँ। आप लोग अपनी फी जो है वो उसको काइंडली सबमिट करवाएं जिनकी रिमेनिंग रहती है। ठीक है। अच्छा, सर ऑस्ट्रेलिया में जोन डिप्लीशन ज्यादा क्यों है? ठीक है। अच्छा, ये जोन डिप्लीशन पे पूरा एक लेक्चर अलग से वो डिस्कस करेंगे, इसी में नहीं करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। और यार माइग्रेशन क्राइसिस पता क्या है? कराची जो है सी लेवल बढ़ता है, कराची डूब जाता है, तो कराची वाले किधर जाएंगे? हैदराबाद जाएंगे, ठीक है, या फिर दादू जाएंगे, या फिर नगर पार्कर या थरपारकर जाएंगे। ठीक है, तो वो जारी बात है वहां से वो माइग्रेट करेंगे। तो बाकी सिटियों, जिस तरह जब फाटा में मसला हुआ था तो फाटा के तमाम माइग्रेंट लोग वहां से माइग्रेट करके कराची चले गए। तो माइग्रेंट्स का क्राइसिस ये होता है, एक जगह से लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अभी वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट जनरल एबिलिटी। हम जनरल एबिलिटी आज शुरू करने लगे हैं, और जनरल एबिलिटी में हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑफ परसेंटेज। आज हम परसेंटेज शुरू करने लगे हैं जनाब। परसेंटेज क्या चीज है जनाब? परसेंटेज। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, क्योंकि ये वीडियोस की मुझे किसी ने क्वेश्चन किया ग्लोबल वार्मिंग का, तो मैंने साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की वीडियो शेयर कर दी। जो जो टॉपिक किए हैं उन्हीं को आपने करना है। ठीक है, फॉलो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी है, इसमें परेशान नहीं होना। बुक में जो पैटर्न है उससे भी परेशान आपने नहीं होना। ठीक है। अच्छा, जब परसेंटेज को जब हम बात करते हैं तो लफ्ज जो परसेंट है, परसेंट, इसका मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। ये बात याद रखनी है। जब भी हम परसेंट कहते हैं ना, आप कहते हैं ना, बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछा तो मेरे ख्याल में साइमा ने जवाब दिया था, मुझे अब सबके नाम याद नहीं है, कि सर मेरा तो 80% आइडिया है स्कोर लेने का। तो 80% का मतलब था, शी वाज सेइंग कि वो 80 आउट ऑफ क्या स्कोर लेना चाहती है? 100। 80 आउट ऑफ 100। जब परसेंट की सिंबल हटाएंगे तो वो हो जाएगा 80 आउट ऑफ 100। ठीक है। अब मैं फंस के यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो 50% है, तो इसका मतलब क्या है? 50/100। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसी तरह जी 40% क्या है, तो इट मीन्स कि ये, अच्छा परसेंट को खत्म करूंगा, 40/100। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं चीजों को हम डेसिमल में और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये तो परसेंट हो गया, इन्हीं चीजों को हम डेसिमल और फ्रैक्शन के अंदर भी इन्हीं चीजों को लिख सकते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। ठीक है। अब डेसिमल और फ्रैक्शन क्या होती हैं? ठीक है। लाइक इसी में 50% की बात करता हूँ, तो ये 50/100 है। 50/100 ये फ्रैक्शन है, लेकिन अगर इसी को मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 1/2 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जब भी कोई चीज लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं, जब कोई चीज बटे में लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, आप किसी भी चीज को आप फ्रैक्शन बना सकते हैं,
ये भी फ्रैक्शन है 40/100। मैं फर्ज किया ये 3/4 भी फ्रैक्शन है, 4/5 भी फ्रैक्शन है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। यहाँ तक बात क्लियर होगी जनाब। उसके बाद आपका आ गया डेसिमल। डेसिमल क्या चीज़ है? ये जो 50% है, ठीक है, अगर इसको मैं इशारे की शक्ल में लिखूं तो मैं कहूँगा इसको 0.5। 0.5 क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक का आधा, ठीक है, 1 का हाफ, ठीक है। अच्छा, ये जो 0.5 है ये एक्चुअली फ्रैक्शन है, दैट इज इक्वल टू 50%। वही चीज मैं आगे जाता हूं। एक ही चीज को हम, मेरे पास ये है 10%, ये परसेंटेज में आ गया। इसी चीज को मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 10/100 हो जाएगा। इसी चीज को मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका हो जाएगा 1/10। इसी चीज को मैं डेसिमल में लिखूं तो ये 0.1 हो जाएगा। अब डेसिमल में देखें, या डेसिमल को बल्कि मैं और आसानी करता हूं। डेसिमल को जब मैं फ्रैक्शन में या परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा? ये जो पॉइंट है ये जब आपका लेफ्ट साइड पे है, इसको जब मैंने राइट साइड पे कन्वर्ट करना है तो उतने मैंने नीचे 0 लगा देने हैं। 0.1 है तो अगर इसका मैं इशारिया ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट किया ये यही 0.001 है तो फिर क्या हो जाएगा? ये चीज़ फिर कैसे ख़त्म करेंगे? आपने इशारिया पहले 1 दर्जे मूव किया, फिर 2 दर्जे मूव किया, फिर आपका ऑब्वियसली 1 आ गया, ठीक है। फिर तीसरे दर्जे मूव किया, अब ये 0.001 जो है वो आपका इक्वल होगा 1/1000 के। इसको मजीद जब हम एग्जांपल्स करेंगे ये आपका फर्दर क्लियर होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया जनाब। 0.04 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे जरा बताएं। 0.04 को चैट में लिखें। अगर इसकी मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो कैसे लिखूंगा इसको? 4/100। 4 डिवाइड, बाकियों को भी लिखने दे, बोले ना काइंडली जरा ना। 4/100 इट्स वेरी सिंपल। देखें मैं इसको कन्वर्ट करने का तरीकाकार बता देता हूँ। अशारिया यहाँ पे है, कुछ लोगों का बिल्कुल मैथ का बैकग्राउंड नहीं होता। अशारिया को मैंने एक पॉइंट लेके गया तो इसका मतलब हुआ नीचे पहले एक के साथ एक सिफरा लगा दिया, फिर दूसरे पॉइंट से मैंने इसको आगे मूव किया तो फिर एक और सिफर लगा दिया। अब इशारिया यहाँ पे आ गया तो ये 4/100 हो गया, ठीक है। अब ये आपकी फ्रैक्शन बन चुकी है। अच्छा, इसी को अगर मैं परसेंटेज लिखना चाहूँ, बनाना चाहूँ इसकी, तो परसेंटेज कैसे बनेगी? नीचे से 100 खत्म करूँ तो ये आपका 4% हो जाएगा। इट मीन्स के परसेंट, फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। एक ही चीज को आप 3 शक्लों में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं आपको कहता हूँ कि फर्ज किया जी मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, ठीक है। मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। 2.33 is a decimal or not? This is a decimal. Obviously decimal आपका इशारिये से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। गुड क्वेश्चन। ये आपका 2.33 ये भी डेसिमल फिगर है, ठीक है। अगर इसकी मैं फ्रैक्शन कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको 233/100 कर सकता हूँ। इशारिया अब यहाँ पे आ गया आपका। अगर आपने 2.333 कर दिया है तो ये 1000 लग जाएगा। 3 3 है तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2 3 लिखे थे, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। इशारिया यहाँ पे आ गया तो जितने दर्जे इशारिया आप इशारिया मूव करना चाहेंगे उतने नीचे एक के साथ सिफर लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चलता हूँ। कन्वर्ट, एक क्वेश्चन मैं अभी आपको देने लगा हूँ। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल। इनको आपने अच्छा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये 60% है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? जल्दी करें। 60% को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या जवाब आएगा 60% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं? 0.6। गुड। अच्छा, इसमें आप देखें अगर जो प्योर एक मैथमेटिकल तरीकाकार है उसमें तो हम ये करेंगे कि ये बराबर आ गया 60 ओवर किसके? 100 के, ठीक है।
अच्छा जब 100 के गया तो ये 0 एक इस 0 से उड़ गया। अब ये 0 खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इशारिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब ये 0 खत्म होगा, इशारिया इधर से इधर को मूव किया तो ये 0.6 हो गया। वैसे भी याद रखें, एक और चीज़ याद रखनी है, डेसिमल में जो आपका 1 होता है वो बराबर होता है 100% के। डेसिमल में जो इसका 0.5 है वो बराबर आ गया किसके, आपके 50% के। डेसिमल में 0.1 किसके बराबर आ गया, आपका 10% के। डेसिमल में जो 0.2 आ गया वो किसके बराबर आ गया, 20% के। 0.25 किसके बराबर आ गया, 25% के। वेरी सिंपल, मेरे ख्याल में इससे आपको बड़ा ही इजी हो जाएगा। किसी भी चीज़ का डेसिमल परसेंटेज, सीधी परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है, तो उसका तो बड़ा सिंपल सा है कि आप उसके स्टार्ट में क्या कर देते हैं, इशारिया लगा देते हैं। लेकिन अच्छा आप इसको 6% को आप कन्वर्ट करें किसके अंदर, डेसिमल में, इसका क्या होगा 6%, दिस इज नॉट 60%, 6%। 6% को जी जी, बाकी लोग भी, मारिया, मायरा, हबीबुल्ला, इकरा, कंवल, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, इसमतुल्ला, ठीक है जी। 0.06, 006 नहीं है इसमतुल्ला, 0.06, यस यस, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखिए, सादा सादा सी चीज़ें समझानी है, ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको समझ होंगी तो आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब अगला पेज पे हम जाते हैं, कन्वर्ट द डेसिमल्स टू परसेंटेज। ये डेसिमल है 0.9, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। मैंने सिंपल सा बताया था कि ये 0.9 है, इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल इज दैट, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको सिंपली क्या कर दें, जो अपना क्या कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका ये आ जाएगा उसमें परसेंटेज में, ठीक है। या सिंपली भी आप इसको देखें तो 0.9 आपका क्या था, वो 90% के बराबर था, ठीक है। या एक और तरीकाकार भी आप कर सकते हैं जो हमने किया था कि ये 0.9 है तो इसका इशारिया खत्म करने के लिए इसके नीचे आपने क्या करना है, इशारियों को आपने मूव करना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9/10 आ जाएगा, ठीक है। या 9/10 जो है वो 90/100 के बराबर है, ठीक है। दोनों सूरतों में ये आपका 90% बनता है, ठीक है। तो ये है आपका डेसिमल को। अच्छा एक ये थोड़ा सा उससे हम हटके करते हैं, 0.04 को आप कन्वर्ट करें परसेंटेज में, इसको कन्वर्ट करें किसमें, परसेंटेज में। कैसे करेंगे, 0.04 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। शाबाश जी जी, ठीक है, गुड 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 गोइंग, गुड गोइंग, शाबाश शाबाश, गुड, ठीक है। अच्छा अब ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हो गई आपकी, ठीक है। परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन वगैरह की आपको समझ आ गई कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। अब इस पे कल को आपको एक छोटी मोटी हम एक्सरसाइज दे सकते हैं जिसको आपने करना होगा, ठीक है। अच्छा आप परसेंटेज का क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाता है हमारे पास, ये इस तरह के सादा से क्वेश्चन ही पूछेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है कि वो क्या कहता है कि फर्ज किया, फाइंड द 20% ऑफ 60, ऐसे कर लें चलें आप। अब 20% ऑफ 60 फाइंड करें। एक छोटी सी मैंने सादा सी आपको एग्जांपल दी। यहाँ से आपने एक मैथ का रूल याद रखना है कि मैथ में जो ऑफ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, सादा सा रूल रखना है। 20% को नीचे आपने उतारा, ये क्या बन गया 20/100, और इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, आपने ऑफ का साइन किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 60 में आ गया। अच्छा अब ये 0 इधर 0 से कट गया, ये 0 इधर 0 से कट गया, बाकी क्या बच गया 6 और 2, तो ये 12 हो गया आपका आंसर। मतलब 60 का 20% जो है वो 12 बनता है, ठीक है। अच्छा अभी आपसे मैं एक पूछता हूँ, 20% ऑफ 84 ये निकालें जरा।
क्योंकि वो हमेशा आपको राउंडेड फिगर तो नहीं देगा ना। ठीक है, अब इसको करें तो ज़रा क्या आंसर आता है, जल्दी आंसर लिखें, शाबाश। वन 168 है कि या 16.8 है? जी जी, ठीक है ठीक है। जी 16.8 है, बिल्कुल ठीक है। 16.8 इसका आंसर बन रहा है। अच्छा, आगे आपसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी। ठीक है, मैंने चैट सामने खोली हुई है तो उसमें से मैं आपके जवाब देखता जा रहा हूँ। ठीक है, एक दुकानदार है जो एक ब्रेड जो है वो बेच रहा है 90 रुपए की। ठीक है, ये परसेंट का सिंबल नहीं है, वो 90 रुपए की ब्रेड बेच रहा है। ठीक है, जब वो 90 रुपए की ब्रेड बेच रहा है तो अचानक से कोई टैक्स लग गया है, या आप कह लें कि वैसे कीमत बढ़ गई है, और जो नई कीमत है उस वो आपने बतानी है कितनी है। जो टैक्स लगा है या जो प्राइस का इंक्रीज हुआ है या जो इन्फ्लेशन हुई है वो 10% इन्फ्लेशन हुई है। नई कीमत बताएं क्या है, मैं भी हल करके दिखा देता हूँ। एक दुकानदार जो है वो ब्रेड का एक पैकेट 90 रुपए का बेच रहा है और उसमें 10% कीमत में इजाफा हो गया है। नई कीमत बताएं ब्रेड की क्या है। वेरी गुड मायरा, गुड, शाबाश। नई कीमत बतानी है, नई कीमत पूछी है मैंने ये नहीं पूछा कि इंक्रीज कितना हुआ है उसमें, नई कीमत पूछी है। बेहतरीन, जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उनको हम कर देते हैं। 9 इज नॉट द आंसर, आई एम आस्किंग न्यू प्राइस। 10%, देखिए 10% इंक्रीज हुआ है ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, 10% ऑफ 90। अच्छा, अब 10% ऑफ 90 कितने के बराबर है? ये 10/100 मल्टीप्लाई बाय 90, जीरो इधर कट गया, जीरो इधर कट गया, तो ये बच गया 9 के। ठीक है, 9 रुपए का इजाफा हुआ है। पहली कीमत कितनी थी? 90 थी, 9 उसमें इजाफा हो गया तो नई कीमत क्या होगी? 99। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा जी, एक फार्मर है, एक जिम्मेदार है, उसके पास 500 गाय हैं और उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसको उसके लिए चाहिए पैसे। उसने सोचा कि मैं 25% गायें अपनी बेच दूं। ठीक है, वो कितनी गायें बेचेगा और कितनी उसके पास बाकी बच जाएंगी, दोनों की तादाद बताएंगे। एक फार्मर है, उसके पास 500 जानवर हैं, 500 गाय है। उसने सोचा कि बेटी की शादी करनी है। अब ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, हमारी जो फीमेल कोलीग्स हैं उनसे बाल के साथ देहात में इन्हीं वजह से लोग जानवर बेचते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उसने सोचा है कि वो अपने जानवर बेच दे 25%। बेचे जो हैं उनकी तादाद कितनी है और जो बाकी रह गए उनकी तादाद कितनी है? ठीक हो गया। सो सिंपल इज दैट, अगेन ये 25% ऑफ 500 करेंगे इसको। ठीक है, तो ये 25/100 ज़रब 500। ठीक है, ये 2 सिफर इधर काट गए, 5 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका 125 आ गया। 125 जानवर बेचेगा, 375 उसके पास क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग हो जाएंगे। अब आपके पास से वो इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है कि जनाब आप, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड द 20% ऑफ 8 फाइंड करें। ठीक है, ये जरा मुझे बताएं 20% ऑफ 8 क्या होगा?
20% of 8. That's good, that's good. ठीक है, अगेन वही बात है कि इसको हम 20/100 करके, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 8 कर सकते हैं। ये 20 5 100, तो इसको हम 8/5 भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और या इसको फर्स्ट किया अदरवाइज भी आप करना चाहें तो इशारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप में से आसिम खिताब जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। आसिम खिताब भाई जो हैं जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो इनका जो फासला था यूनिवर्सिटी जाने का वो कितना था? वो था 1800 मीटर। 1800 मीटर ये पैदल चलते थे। इनको अचानक एक दिन पता चला कि यार ये कोई शॉर्ट रास्ता भी है, ठीक है, जिससे उनका फासला 20% कम हो गया। कोई शॉर्टकट रास्ता इनको मिल गया। अब ये जो शॉर्टकट रास्ता इनको मिला है उसका फासला कितना है? जी आसिम, पहले आप 1800 मीटर फासला तय करते थे, यानी कि 1.8 किलोमीटर। अब आपको 20% की बचत होगी। अब जो फासला आप तय करते हैं वो कितना हो गया? Maria, you have a good grip on maths. That's good. That's good. रिमशा चौधरी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समटाइम्स व्हाट द एग्जामिनर डू, वो आपसे पूछ सकता है कि जनाब 30 out of 40 and 40 out of 50, इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है? अच्छा, इसमें मैं आपको पहले बता दूं, ये ऑफ नहीं है, दिस इज आउट ऑफ। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट, क्वेश्चन पूछा है सिमाब ने कहा है सर इसको करवा दें। 20% ऑफ 100, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 1800। ठीक है, अब जारी बात है ये सिफर इधर से गया दोनों, ठीक है, तो जो आपके 18 हैं वो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो उसका रिड्यूस होगा फासला, और वो ये जो जवाब आएगा इस जवाब को आप 1800 में से माइनस करेंगे। ठीक है, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, ये मेरे ख्याल में बनता है 18, क्या आंसर इसका बन रहा है? 18 दूनी 16, ठीक है, 160 है, 360 सर, हैं 360। 360, हाँ। अच्छा, अब ये 18 और 20 इस तरह करके 8 16, ठीक हो गया, और ये 0 और 2 1 3, ठीक हो गया। ये 360 आपका बन गया। ठीक है, और इस 360 को आप 1800 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, 0 और ऑब्वियसली ये 4 आ गया, और वहां से आपका बी 5 में से निकला 3, तो पीछे क्या बन गया आपका? यार ये यहाँ पे आप लोगों ने 1440, 7 में से 3, ठीक होगा, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे दोबारा चले जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन था 30 आउट ऑफ 40 एंड 40 आउट ऑफ 50, तो इनमें से बड़ा कौन सा है? इसमें से एक चीज मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये है कि ये अपनी बात याद रखनी कि जब भी आउट ऑफ लिखा जाएगा या भी कहेंगे आउट ऑफ, तो आउट ऑफ का मतलब है कि ये डिवीजन है, ये क्या है? आपकी डिवीजन है। अब इसको लिखेंगे 30/40, और ये वर्सेस है किसके? 40/50। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब इनको एक तो ये है कि
ये आप इसको इस तरह से काट दें तो ये 3/4 और 4/5 भी हो जाएगा, लेकिन हम ये तो करना नहीं चाह रहे, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, परसेंटेज में। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे तो व्हाट वी डू इज कि वी सिंपली ये 30/50 को 40 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उधर से हम 40/50 को भी क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन रहा है, ये जब इससे कटेगा 2 तो ये आपका 80% आ जाएगा, ठीक है। ये जब इधर से कटता है तो ये आपका 75% बन जाता है। तो इसमें से जो आपका 40/50 जो है या 4/5 जो है वो आपकी बड़ी रकम है इसमें से, ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक क्लास है जिसमें कुल 25 बच्चे हैं, आपकी ही क्लास ले लेते हैं, 25 टोटल स्टूडेंट हैं और आप में से 10 आउट ऑफ दिस 10 गर्ल्स हैं, आउट ऑफ 25, ठीक है। 10 आउट ऑफ 25 जो हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है, आर गर्ल्स, ठीक है। बताएं आपकी क्लास में फीमेल की पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है और मेल की पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है। गुड गुड गुड। दस बटा 25 ज़रब 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 25 चौका 100, 4 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40% गर्ल्स आ गए, तो बाकी बात है 60% रिमेनिंग का हो गया। ये आपके सामने मैंने कर दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि फीमेल 40 है 60 है, क्योंकि उसने कहा 10 जो है वो गर्ल्स हैं आउट ऑफ 25, ठीक है, 10 आउट ऑफ 25 आर गर्ल्स, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली उसने खुद ही बता दिया कि 10 लड़कियां हैं, तो जब 10 को उसके आपने किया तो ये आपका 40% आ गया, तो 40% आर गर्ल्स एंड 60% आर बॉयज, ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, और क्वेश्चन करते हैं आपका, सर ये 25 आउट ऑफ 10 का कैसे करेंगे? हाँ जी, 25 आउट ऑफ 10 कैसे करेंगे? 35 आउट ऑफ 10, 25 आउट ऑफ 10 नहीं, वो 10 आउट ऑफ 25 है एक्चुअली, ये स्टेटमेंट गलत लिखी गई थी ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया जी यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, एक आपने क्या किया है, आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी है $12,000 और आपका एम्प्लॉयर कहता है कि वो आपकी सैलरी 2.5% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आप बताएं आपकी नई सैलरी क्या होगी। अभी तक क्वेश्चन बड़े सादा सादा से हैं, कल हम इसके करेंगे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, आज तो सर 2.5% इसी वैल्यू का 2.5%। हाँ जी हाँ जी, जारी बात, जो करंट सैलरी है उसका 2.5% बढ़ा रहा है, 2.5%, 12 मैंने गलती से बोल दिया, 2.5% बढ़ा रहा है।
12,300 ही प्रॉपर आंसर है। साइमा आपने 12,250 कैसे निकाला है? इसके दो तरीकाकार हो सकते हैं। एक आप ये कर सकते हैं कि आप 12,000 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5% के साथ, ठीक है। 2.5% का मतलब है 2.5/100 कर दें, ये इशारिया यहाँ पे रहेगा स्टिल, ठीक है। ये दो सिफर इधर के साथ चले गए, तो ये 120 को आप 2.5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका 300 बनता है, ठीक है। अब ये 300 को आप 12,000 के अंदर क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो नई सैलरी आपकी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दिस इज क्लियर। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको करूँ। अच्छा, अब आता है कि परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। बाज़ क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसी चीज़ में परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज का जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसका हमेशा ये जो फार्मूला होता है, कोई भी चीज़ जब हम कहते हैं जी परसेंट इंक्रीज आर डिक्रीज, किसी भी चीज़ में जी कितने परसेंट कमी हुई है या कितने परसेंट क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, तो जो परसेंटेज चेंज है इसको हम परसेंटेज चेंज भी कहते हैं। सो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज जो भी वो आई है, चाहे वो इंक्रीज है या वो डिक्रीज है, ठीक है, ओवर एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। अच्छा, इसकी हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि फर्ज करें कि जनाब एक गांव की जो आबादी है वो पहले 200 थी, 200 फर्द थे, अब उस गांव की आबादी जो है वो 300 फर्द हो चुकी है, तो बताएं कितनी परसेंटेज चेंज हुई है यहाँ पे। मोबाइल किधर है? सर 150%। पता नहीं। वन 50% कैसे हो गया? 150% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, 33.3% नहीं है। इसमतुल्ला का जवाब ठीक है, ठीक है। उमैर जवाब गलत है आपका। मारिया आपका जवाब भी गलत हो गया। यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीफ्रेज कर रहा हूँ। गांव की आबादी थी 200, बढ़ के हो गई है 300, कितनी परसेंटेज चेंज आई है? गांव की आबादी थी 200, परसेंटेज चेंज में क्या होता है, चेंज को आपने ऊपर रखना है, और जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल या एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू जो थी उसको नीचे रखना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। जब आबादी थी 200, तो 200 से वो हुई 300, फर्क कितना आया, 100 का। तो 100 बटा एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ऑब्वियसली वो 200 थी, ठीक है। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यह आपका यहाँ से ऑब्वियसली जब ये करेंगे तो ये आपका 0.5 हो जाता है, और इसको मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, तो ये आपका क्या आ गया, 50 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 50% इसमें इंक्रीज हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक छोटा सा और क्वेश्चन करता हूँ मैं, जो कि है सर अगर इस क्वेश्चन को उलट कर दे सर तो फिर एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, उलट कर दें, बताएं मतलब किस तरह से उलट करें? मतलब पहले आबादी 300 थी,
फिर 200 और हो गई, फिर हाँ, परसेंटेज डिक्रीज जो हुआ है। अब अच्छा आप एक्चुअल सुने वैल्यू सुने मैं समझ गया। आबादी 300 थी और 100 लोग माइग्रेट कर गए, 200 हो गई, मतलब 100 लोग माइग्रेट कर गए, ठीक है। अच्छा, कम फिर भी कितना हुआ है, 100 हुआ है। अब क्या आ जाएगा, 100/300 हो जाएगा। इससे आप इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये जो है इस लिहाज से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 33.33 समथिंग बनेगा, ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई करके इसको आप देखते हैं, ठीक है। 30% बल्कि बनेगा क्या, 100/300, हाँ 33.33%, जो पहले कुछ लोगों ने गलती की थी। अब ये आंसर इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपका मैं वन लास्ट क्वेश्चन करवाने लगा हूँ आपको। इतने का कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, कोई आसान सा देख लेता हूँ। अच्छा, इतना आसान नहीं है, मैं देखता हूँ थोड़ा सा मुश्किल को क्वेश्चन देने लगा। मुश्किल यह है कि इशारिया वाला सवाल है, इशारिया देख के डरना नहीं है। एक बच्चे का वजन 5.6 किलोग्राम है। बच्चे का वजन कितना है, 5.6 किलोग्राम है। तो 6 हफ्ते के बाद देखा तो उसका वजन था 6.8 किलोग्राम। बच्चे के वजन में कितने % चेंज आई है, ये बताएं हमें। कितने % इजाफा हुआ है या कमी हुई है, जो भी है, ठीक है। सर चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे या इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, मतलब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज में? आप वो जो मर्जी कर लें। चेंज निकालने के लिए आपने वैल्यू को माइनस में नहीं लिखना, वो जिस तरह मर्जी आप कर लें। जो चेंज है उसको आपने पॉजिटिव में लेना है, लेकिन जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको हमेशा नीचे लिखना, जो उसने आपकी ओरिजिनल बताई थी कि जहां से चेंज आई है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बच्चे का वजन था 5.6 किलोग्राम और वो हो गया है जनाब 6.8 किलोग्राम। तो बताएं कितने % चेंज है। सर इसके पेपर में अलाउ होता है कैलकुलेटर? कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, यही आपको मैथमेटिक्स करनी जो है वो प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा चलें, ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़ा इजी सा है। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इशारिये को ख़त्म कर दें वैसे। इसको समझ लें कि ये 56 है, इसको समझ लें कि ये आपका 68 है, ठीक है। अच्छा, अब 56 और 68, 56 से 68 में कितना इजाफा हुआ है, 12 का इजाफा हुआ है। इन दोनों का फ़र्क कितना है, 12 का इजाफा हुआ है। अच्छा, जब 12 किलोग्राम का उसका इजाफा हुआ, ये आपके आसानी की खातिर मैंने इशारिया उड़ाया, ठीक है। 12 का इजाफा हुआ है। ओरिजिनल फर्स्ट अमाउंट क्या थी, फर्स्ट अमाउंट क्या थी, वो आपकी 56 थी। 56 नीचे आएगा, ठीक है, या 5.6 नीचे आएगा, 1.2 ऊपर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा रिमशा, क्वेश्चन तो देखें, वो मुझे भी क्योंकि रूटीन में जब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो मुझे भी बात का बेसिक्स ही कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। इसका तरीका ये होता है कि आपकी बेसिक्स ठीक होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट गेम में मैं देख रहा था कि यार वो 30 को 18 से ज़रब देना है, पता नहीं 20 को देना था, किसको देना था, ठीक है ना। तो मुझे ज़ुबानी थोड़ा, तो अगर तो आपकी प्रैक्टिस हो तो ज़ुबानी फ़ौरन आप जवाब निकाल देते हैं।
वरना जो बेसिक तरीकाकार होता है जो आपने तीसरी चौथी क्लास में सीखा हुआ था उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है, वहां पे वो करेंगे और इसी के नंबर भी ये काम वहां पे आपने करना है। इसमें एक और सारे बात याद रखें, जिनका बहुत अच्छा मैथ है वो स्कोर बल्कि कम लेते हैं। अच्छा ये नहीं सारे सारे कम लेते हैं, ठीक है, जो अक्लमंद है वो तो पूरा स्कोर लेते हैं। जिनका बहुत अच्छा मैथ होता है जो अक्लमंदी नहीं करते, मतलब वो स्टेप्स पूरे नहीं करते, तो उनका स्कोर नहीं आता। स्टेप्स पूरे करने हैं। इवन ये जो आप वहाँ पे राफ में ज़र्ब तकसीम भी कर रहे होंगे ना, इसके भी जवाब आपको नंबर मिलेंगे। तो आपने स्टेप्स पूरे फॉलो करने। तो आज के लिए जनाब इतना ही काफ़ी। सिर्फ इसमें आप ना एक दो टॉपिक हैं रिवर्स परसेंटेज के, ठीक है, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। आपको थोड़ा सा क्या कह लें इससे ट्रिकी है, आज करवाऊंगा तो आप लोग इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। परसेंटेज हमारा अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में अभी मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ आई एम सर टर्निंग ऑफ। जी सर जी मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो आपने 5.6 केजी को 56 कंसीडर कर लिया और 6.8 को 68 कंसीडर कर लिया, ये हर जगह पे शॉर्टकट लग जाएगा या कहीं कहीं पे? नहीं, उसमें 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 हर जगह पे नहीं लगेगा। मैंने भी यहाँ पे पता क्यों किया है, यहाँ पे डेसिमल दोनों जगह पे एक ही पॉइंट पे है। इधर भी डेसिमल इसी एक ही दर्जे पे है, इधर भी डेसिमल एक ही दर्जे पे है। अच्छा तो मैंने ऐसे कर लिया। और अगर सर यही मैंने वैल्यू जो अब सर जो मैंने सॉल्व किया ना, तो मैंने पहले वो 5.6 डिवाइडेड बाय 100, फिर ओवरऑल 100 यानी 1.2 डिवाइडेड बाय 100, फिर ऊपर जाके वो उलट कर दिया है 100 बाय 56, फिर 100 को 100 से काटा है, फिर ये बहुत लेंथी प्रोसेस बन गया है। तो इसका नहीं कोई नहीं नहीं शॉर्टकट वगैरह नहीं है? उसका शॉर्टकट जो मैंने एक तो बताया कि 56-58 कर लें, एक तो ये शॉर्टकट है, या दूसरा फिर ये है कि आप इशारिये में कर लें। असल में इशारिये में जो क्वेश्चन होता है उसकी वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं। बस ये होता है कि क्या आप इशारिये के अंदर, अच्छा मैं आपको अभी बताता हूँ, इशारिये के अंदर ज़र्ब तकसीम करनी हो तो कुछ लोगों को वो भी नहीं करनी आती होती, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। यस सर, वो नहीं, वो मुझसे भी नहीं होती सर। हाँ नहीं नहीं वो मसला ही कोई नहीं होता। फर्ज किया हमने करना है जी 1.2 और 1.2 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? सर आप मैं तो सर इशारिये इस तरह करूंगा, यानी 12 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 100। वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इशारियों को इग्नोर करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। ये 2 दूनी 4, ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब अब आपका ये सर आ गया। हाँ, सर यहाँ पे इस तरह हमने अब जिस तरह आपने किया, तो ये तभी पॉसिबल है ना जब डेसिमल का पॉइंट सेम हो, यानी एक एक इशारा की नहीं नहीं का भाई इशारा, आप इसको यानी एक पॉइंट एक 0, डिजिट का। ये आप 0.12 कर लें या हम खत्म कर दें इसको। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। यू हैव टू गो टू द बेसिक्स। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ठीक है ना। इसमें आपने अपनी बेसिक्स ही लगानी है। चलें जी आज के लिए इतना ही काफी। सी यू गाइस टुमारो। असाइनमेंट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अभी आपको 10-15 मिनट में भेज दें या रात तक असाइनमेंट मिल जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से पॉइंट दें। जारी बात है इशारिये काउंट करेंगे और एंड पे उसी लिहाज से आप पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट पे इशारिया था। मतलब पहले में भी 1 पॉइंट पे, दूसरे में भी 1 पॉइंट पे, तो टोटल 2 पॉइंट के बाद इशारिया लगा दिया, फिर मैंने 1.44, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी मैथ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करें, ठीक है। चलें जी, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक ब्रेक।